Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार। देखो, हर बार हम लोग बेरेट के थ्योरेटिकल प्रोविजन को पढ़ते हैं। आज एक अलग तरीके की चीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, जहां से हमें क्या करना है, इस बात को ऑब्जर्व करना है कि कोई भी लीगल सेगमेंट जो होता है, लीगल प्रोविजन जो होता है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो आइए बिना देरी के आज एक रियल टाइम रिव्यू हम फील करेंगे, एक्सपीरियंस फील करेंगे कि जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चला करती है, उससे हम बीइंग अ स्टूडेंट कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा हमारे सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के ऑनरेबल जस्टिस हैं श्री नागुल। उन्हीं की कोर्ट का एक लाइव टेलीकास्ट क्लिप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हियर वी स्टार्ट। My lord, see the provision contained in section 173, my lord. That is the pre-amendment also, and now when this provision was there of rape of a child, there also. देखो, यहाँ पर जब हम कभी भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से सुनना चाहिए। इनफैक्ट आप भी अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ईयरफोन लगाओ और एकदम स्पष्ट रूप से इनकी बात को आप सुन सकें। यहाँ पर रेप ऑफ अ चाइल्ड का कोई मैटर जो है आने वाला है। सो लेट हियर इट कंप्लीटली। So 3 months period was prescribed, my lord. But it nowhere says, my lord, the entire section 173 that after the lapse of 2 months, my lord, the investigation would automatically go, my lord. In fact, what it further says, and there is a non-obstant clause in section 173(8), my lord. अब यहाँ तक आप जो एडवोकेट साहब की बात को ऑब्जर्व कर पाए हैं तो उन्होंने कहा है कि 3 मंथ का एक पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ है 173 के अंदर रेप के पीरियड, रेप के जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड होता है उसको लेकर। हालांकि आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि 173 का जब 1 क्लॉज पढ़ता है तो वहाँ पर 3 मंथ नहीं है 2 मंथ हमें दिखाई देता है। तो एक बार वकील साहब की, एडवोकेट साहब की बात को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करते हैं कि इन्होंने 3 मंथ का पीरियड जो है वो कैसे यहाँ पर हो सकता है, शायद अमेंडमेंट के पहले की कुछ बात बताना चाह रहे हो। सो लेट ऑब्जर्व इट। It says that nothing in section shall deem to prefer further investigation in respect of an offence after the report. So, my lord, what I sincerely suggested them, though they are working on that whatever material you have, you file it and seek permission under section 173(8) from the trial court. Now, my lords, the SP is now connected, my lord. He is most probably, I think he is audible. अब ये मामला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, उन्होंने डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर हेड जो होता है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट है जो कर रखा है। तो रेस्पेक्टेड एसपी साहब यहाँ पर अभी इसके अंदर कनेक्ट हो रहे हैं। और अभी तक की जो कहानी चल रही थी वो ये थी कि एक विक्टिम, जो गर्ल विक्टिम है, चाइल्ड है, उसके साथ रेप का कोई मामला है। और जहाँ तक जितना फैक्ट हम ऑब्जर्व कर पाए हैं तो मतलब 2 साल से जो है इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था। इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वकील साहब कह रहे हैं कि भाई हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आपको आगे टाइम पीरियड चाहिए तो एक बार आपके पास जो भी मटेरियल है वो कोर्ट में आप सबमिट कर दो, जो भी आपका रिपोर्ट बन रहा है, और बाद में आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहो, है ना। ये बात वकील साहब ने यहाँ पर रेस्पेक्टफुली ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर एसपी साहब की पिक्चर में किस तरीके से एंट्री होती है और समझते हैं चीज़ को और बेहतर तरीके। आप सुन सकते हैं माननीय लाय हम लोग को। What is his name? अपना नाम बताएं एसपी साहब। Your Lordship, I'm Mayank Awasthi, SP सीहोर। हाँ मिस्टर अवस्थी, बताइए, इसमें ये 1.5 साल 2 साल हो रहा है। Why have you not filed the charge sheet? My Lordship, in this case, the accused have been continuously absconding, and we have declared a reward on them as well. Absconsion does not prevent you from filing a charge sheet. ये लाइन हमें वापस सुननी चाहिए। ये लाइन एक बार वापस सुनिएगा। यहाँ पर ऑनरेबल जज ने जो बात कही है, जैसे कि एसपी ने कहा कि हम लोग वो जो है वो विक्टिम एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है। एब्सकॉन्डिंग एक अंग्रेजी का शब्द होता है। इसका मतलब है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है, पुलिस की भाग रहा है, बार बार गिरफ्तारी से बच रहा है ना।
उसको वर्ड बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, फरार होना वगैरह। ओके, अब यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। इस लाइन को जरा वापस सुनिए, मैं वापस 10 सेकेंड बैक ले रहा हूँ इस वीडियो को, ऑब्जर्व इट। Have been continuously absconding, and we have declared a reward on them as well. Absconsion does not prevent you from filing a charge sheet. ये चीज जो होती है ना, मतलब कई बार ये चीज हमें पैसों से या बुक्स के अंदर कई बार नहीं मिलती। एब्सकॉन्शन जो है वो अपने आप में ग्राउंड नहीं है चार्जशीट फाइल नहीं करने का। ये बात यहाँ पर ऑनरेबल जज ने कही है और ये बात हमारे लिए सीखने के लायक है कि मतलब पुलिस कहती है भाई जो एक्यूज है वो हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा, सिर्फ इस बेसिस पर ये पुलिस नहीं कर सकती कोई चार्जशीट ही फाइल ना करे। कहीं कहीं ये एक छोटी सी बात यहाँ पर समझी जा सकती है। आगे देखते हैं। My lord, we had to collect samples from them to match their samples with the DNA found on the victim's clothes. So a lot of investigation was still pending, and on in April 20th of the April this year, the case has been handed over to the CID in the police headquarters, my lord. अब यहाँ पर एसपी साहब ने जो है बहुत कुछ बातें कही है। एक तो उन्होंने ये कहा कि सर हमें एक्यूज का डीएनए सैंपल लेना है ताकि जो विक्टिम के क्लोथ पर जो भी सीमेन वगैरह पाया गया है उससे क्रॉस चेक किया जा सके कि यही पर्टिकुलर पर्सन जो है एक्यूज है, और इसलिए वो लोग जो है वो तलाश करना चाह रहे हैं कि एक बार एब्सकॉन्डिंग जो एक्यूज है वो गिरफ्त में आ जाए। तो यहाँ पर एसपी साहब ने सफाई दी है और लास्ट में एक लाइन और कही है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी हो तो एसपी साहब की लास्ट की 10 सेकंड की लाइन वापस मैं आपको सुना रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए। Pending, and on in April 20th of the April this year, the case has been handed over to the CID in the police headquarters, my lord. केस को जो है अब पुलिस से ले लिया गया है और उस केस की जांच इन्वेस्टिगेशन अब कौन कर रहा है? सीआईडी पुलिस हेडक्वार्टर। ओके, तो अब मतलब लोकल पुलिस से मामला किसके पास चला गया इन्वेस्टिगेशन के? सीआईडी के पास। ये जानकारी जो है एसपी साहब के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को दी गई है। ओके, ऑल ऑब्जर्व करते हैं। लेट मेक इट एक्साइटेड और सो दैट हम इसके प्रोविजन को और बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं कई सारी बातें आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना जरूर चाहूंगा। But the law now provides only 2 months to complete. That word may has been used, madam. Huh? May has been used. May has been. Yes, madam. मैं The may means then you will have to explain. In fact, my lord, my You will have to senior- explain what have you done after 2 months and what action you have taken against the police station for not completing within 2 months, My Mr. lord, I'm Avasti. sorry. Earlier, pre-amendment it was May. Now, after the amendment in 2018, Now it is shall. the investigation shall be completed. Hmm. So, There's- my lord, in fact, देखिए यहाँ पर ना आप लर्नेड एडवोकेट की कितनी हम्बलनेस को देखिए। देखो अगर गलती से हमसे कोई एरर कोई चीज हो भी जाता है ना तो इमीडिएटली हम उसको अगर एडमिट कर लेते हैं तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। वी शुड लर्न फ्रॉम सच पर्सनैलिटी। हमें भी कहीं इनसे सीखना चाहिए। जैसे गलती से इन्होंने 2018 का अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। 2018 के अंदर मैं आपके सामने एक स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। 2018 के अंदर जो है ये वर्ड रिप्लेस हो गया। एक्चुअल में 173 जो है ना 173 के अंदर पहले ये वाला क्लॉज था ही नहीं। कौन सा? 173(1)(a) ये क्लॉज पहले था ही नहीं। ये इंसर्ट किया गया था हमारे 2008 से। 2008 का जो अमेंडमेंट था ना जिसको 31 दिसंबर 2009 से इफेक्टिव किया गया था, वहां से ये क्या हुआ था, ये ऐड किया गया था। उस समय वर्ड लिखा हुआ था ये वाला, ओनली दिस वन, रेप ऑफ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ। और हम लोग जो शुरुआत में सरप्राइज हो रहे थे कि भाई 3 मंथ कैसे कह दिया, तो यही रीजन था जो है जस्टिफाई हो गया कि रेप ऑफ चाइल्ड में बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ। ये 2008 का अमेंडमेंट से ऐड किया गया। पहले 1 ही क्लॉज ही नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर वापस 2018 के अंदर इसमें चेंजेस किया गया, यानी कि 2018 में इसकी लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट किया गया। और ये जो आपके सामने है ये 2018 का अमेंडमेंट है सीआरपीसी का, जिसको इफेक्टिव किया गया था 21 अप्रैल से 21 अप्रैल 2018। और फिर इन वर्डिंग्स को देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मे दिखाई दे रहा है एंड दैट्स द रीजन। अभी थोड़ी देर पहले जो है ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट की जो बात सुन रहे थे कि मे हैज बीन यूज्ड, तो इसलिए उन्होंने बाय एरर जो है मे यहाँ पर इन्होंने एक प्रोनाउंस जो कर दिया था, बोल दिया था। लेकिन जब रिप्लेसमेंट हो चुका है तो उसके बाद आप देखो एन ऑफेंस अंडर, अब जो जितने भी रेप के ऑफेंसेस है, एक तो इन्होंने चाइल्ड वर्ड यहाँ से हटा दिया, ठीक है, सीधा क्या लिखा, ऑफेंस अंडर 376 376 ए बी सी डी डी ए डी बी और ई,
सारे ऑफेंसेज हैं शैल भी, और वर्ड यहाँ पर आ गया शैल, यानी अमेंडमेंट के बाद वर्ड हो गया शैल, और पीरियड जो है वो हो गया 2 मंथ, पहले 3 मंथ था, 3 मंथ की जगह वर्ड हो गया कितना 2 मंथ। ये एक्चुअल में अमेंडमेंट की कहानी थी। अब जरा वापस जाते हैं और आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि हमें भी लैंडेड एडवोकेट के इस तरह के हम्बल एटीट्यूड से सीखना चाहिए। गलती हो गया, एररली कोई बात कह दी है तो वापस उसको हम क्या करें, करेक्ट कर दें, रेक्टिफाई कर दें। सुना, अब 10 सेकंड पहले ले जाके वापस वकील साहब ने क्या कहा उनको सुनते हैं। Now, after the amendment in 2018, Now it for not completing within 2 months, my Mr. lord, I'm Avasti. sorry, earlier pre-amendment it was May. Now, after the amendment in 2018, Now it is shall. the investigation shall be completed. Hmm. So, There's- my lord, in fact, this is the case where, my lord, of course, the statutory period may be over. Because what his only prayer is that arrest him and conduct Yes, a yes. free and fair investigation, which includes Yes. expeditious That will be investigation. done, my lord, and But 2 months and 1.5 years is a huge difference. Mr. Avasti, क्या कहना है आपका? Sir, I'll just submit, sir. The accused has been continuously absconding, sir. We have sent parties multiple times, and they have been always absconding, sir. We have declared a reward. अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी भी है, हम लोग कई बार अक्सर बेरेक में पढ़ते हैं कि अगर कोई एक्यूज कंटिन्यूसली एब्सकॉन्डिंग होता है तो क्या क्या मेजर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे सेक्शन 61 से 69 समन के बारे में प्रोविजन करता है, 70 से 81 के अंदर वारंट के इशू आते हैं, 82 के अंदर प्रोक्लेमेशन का पॉइंट आता है, प्रॉपर्टी को अटैच करना आता है। तो अब इस केस में ये देखना हमारे लिए एक्साइटेड रहेगा कि ऑनरेबल कोर्ट ये जानना चाहेगा कि भाई अभी तक पुलिस ने क्या मेजर यूज किए। 2 साल हो गए, 2 साल के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ और पुलिस का ये कहना है कि एक्यूज अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। सो लेट्स सी अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से क्या एक डिफेंस आता है। इसको प्योरली एजुकेशनल पर्पस से ही समझना, हम किसी भी तरह का ना कोई रिव्यू कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का जजमेंट दे सकते हैं, ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगा। बट हमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि वो प्रोविजन जो है, क्या वकालत के प्रोविजन हमारे थ्योरेटिकल चीजों से लिंक हो पाएंगे, लिंकिंग वकालत क्या वर्क कर पाएगा। लेट्स सी। Reward on them as well, sir, and we have issued a proclaimed offender statement also against them, sir. But they have been absconding, sir. We were about to initiate further action, but the case has now been transferred to the CID in the police headquarters, sir. And sir, we have taken all the efforts to arrest them, sir, time and again. Multiple times, police parties have. Are they now arrested? Are they arrested now? No, sir. They are still absconding, sir. This is what I may pray is that I had a word with him. We may be allowed to file a fresh status report. my lord. Have you taken any action under 82, 83, Yes, my lord. 84 82. CRPC? 82, sir. अब देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑनरेबल जज ने खुद उनसे पूछा कि भाई आपने कोई 82, 83, 84 का कुछ एक्शन इनिशिएट करवाया है क्या, यानी कि सीआरपीसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर हो रहा है। We have taken action under section 82 CRPC, sir. Have they been proclaimed as Yes. मैं आपको थोड़ा सा 82 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या होता है, 82 जो सेक्शंस है वो प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा के बारे में बात करता है। अगर मान लीजिए वारंट इशू करने के बाद भी जो अभियुक्त है वो अगर नहीं पकड़ा गया है, अरेस्ट जिसको अरेस्ट करना था वो नहीं आया है, कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ है, उस केस में कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है। प्रोक्लेमेशन के तहत उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में उसको कोर्ट के सामने अपीयर होना होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो अपीयर नहीं होता है और प्लस साथ ही साथ में जो ऑफेंसेस किए गए हैं उसके द्वारा, वो ऑफेंसेस एक स्पेसिफाइड लिस्ट में से ऑफेंसेस है। सेक्शन 82 का जो क्लॉज 4 है सीआरपीसी का, वो पर्टिकुलर ऑफेंसेस की लिस्ट बताता है। अगर उसमें से कोई ऑफेंसेस कवर्ड है तो फिर वहां पे उसको फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो घोषित किया जा सकता है। एक छोटी सी झलक यहाँ पर मैं आपको 82(4) की जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकें। यस, देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये 82 का प्रोविजन, देखो सेक्शन 82 के अंदर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड पर्सन का प्रोविजन तो शुरू से था, लेकिन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रोविजन है ये पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया था लेटर स्टेज पर। और ये लेटर स्टेज कब थी, 2005 का जो अमेंडमेंट था ना, 2005 का जो अमेंडमेंट जो कि 23 जून 2006 से इफेक्टिव हुआ था, उसके तहत 82 के अंदर ये क्लॉज 4, क्लॉज 3 के बाद में जो है क्लॉज 4, ये मैंने आपको अमेंडमेंट का एक एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि इसके बाद में 82 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है जो ऐड किया गया था।
और यहाँ पे भाषा लिखी हुई है कि जहां पर प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश हमने कर रखी है सबसेक्शन 1 में, इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ, ये ऑफेंसेस इन्होंने दे रखे 302 मर्डर, 304 कल्पेबल होमिसाइड, 364, 367, ऑलमोस्ट लगभग चैप्टर 16, 17 और 18 के ऑफेंसेस जो है वो यहाँ पर कहीं की 16 और 17 के जो ऑफेंसेस वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, जैसा उसको ठीक लगे, प्रोनाउंस कर सकता है ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ऐसा करने के बाद जो 2 और 3 के जो प्रोविजन थे वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये आपका सेक्शन है 82(4) जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बात करता है, और यही डिस्कशन अभी एसपी साहब और ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस के बीच में चल रहा है। लेट्स सी। Yes, sir. They have been proclaimed, sir. Yes, sir. They have been proclaimed, sir. ये कब हुआ है? Uh, Sir, I'm just telling the date, sir. 82. 82. Are they named or they were not named in the FIR? They were named. They were named in the FIR, sir. That FIR is on record, man. That is annexure P1. Named. अब यहाँ पे आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, ऑनरेबल जज ने ये जानना चाहा कि भाई उनका नाम एफआईआर में है या नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि भाई एब्सकॉन्डिंग है, तो एब्सकॉन्डिंग होने का मतलब ये नहीं कि वो अननोन हो, एक तो होता है अननोन कि भाई पता ही नहीं है अपराध किसने किया। ओके, तो अगर एफआईआर में नाम होता है इसका मतलब कहीं की इंडिकेशन हो जाता है कि जो अपराधी है, एक्यूज जो है वो अननोन नहीं है। हाँ, वो पुलिस की गिरफ्त से, पुलिस की अरेस्ट से बच जरूर रहा है, एब्सकॉन्डिंग जरूर है, बट नॉट। तो यहाँ पर आप देखो, हमें कहीं की अगर आप लोग अपना एक ड्रीम बांध के रखे हो आपको जज बनना है, तो हमें अपने अंदर जो है इसी तरह का एक क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। किस तरीके से एक पॉइंट को ऑनरेबल जजेस ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट्स रियली ग्रेट थिंग टू लर्न। मतलब आई एम आल्सो एक्साइटेड, ये देख रहा हूँ कि भाई एक एक चीज अपने आप में कितना एक बेहतरीन एस्पेक्ट होता है। एक लाइन के अंदर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की एक हुनर है जो रखते हैं, और ये चीज़ तो जो है बहुत टाइम की प्रैक्टिस के बाद में ही आ सकती है। तो एक स्पेशल रेस्पेक्ट होना चाहिए लर्नेड एडवोकेट्स के लिए भी, लर्नेड हमारा ऑनरेबल रेस्पेक्टेड जजेस के लिए भी। लेट्स सी फर्दर। All right, then you file a report. Sir. You take up this case after 1 week. You file the report. Is the investigating agency under your supervision? No, sir. It is senior to me, sir. The investigative agency is under the police headquarters, sir. The CID under the police headquarters is now investigating the case, sir. So Sir. that investigating agency is under whom? Under the police officer? headquarters, sir. Which officer? Under the ADGP CID, sir. Under? ADG CID, sir. ADG CID, sir. ADG CID. Yes, sir. उनका नाम बताइए। Mr. अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जैसे एसपी साहब ने कहा एडीजी सीआईडी, एडीजी सीआईडी क्या होता है? देखो, पुलिस के महकमे के अंदर अलग अलग जो है हायरार्की बनी रहती है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है वहाँ पर, जैसे पुलिस हेड मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर, जैसे कि आप स्क्रीन पर अब एक वेबसाइट देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है home.mp.gov.in, मतलब होम डिपार्टमेंट की। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि ये आपके पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल वगैरह का सारा डिटेल वगैरह इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट जो है उनकी जानकारी को मिल जाती है। तो उन्हीं के अंडर में आती है सीआईडी ब्रांच, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की ब्रांच होती है, वो उन्हीं के अंडर में है जो रहती है, और उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि लोकल पुलिस से तो इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया जा चुका है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट कहेंगे आगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को शायद डायरेक्शन देने वाले कि भाई आप जो है फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट कीजिए। लेट्स सी। GP Singh, श्री जीपी सिंह, बरोबर। sir. Shri Avasthi, who is SP, you are SP Sihor. Yes, sir. Sir. He is present in person through video conferencing and informs that the accused, who are though named in the FIR, are absconding, and therefore the investigation could not be completed, despite the FIR having been lodged on 19/11/20 in an offence punishable under section 376 capital D IPC. Next para. The Shri Avasthi also informs that the investigation has now been transferred to the CID. When?
अब यहाँ पर एक चीज़ आप और हमारे एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करने वाली होती है। जैसे देखो जज साहब, ऑनरेबल जज का जो बोलने का एक्सपेक्ट होता है, जैसे 376D हम लोग जनरली 376D बोल देते हैं, लेकिन किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे उसके लिए देखिए सर ने एकदम बकायदा किस तरह कैपिटल डी वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर Sri Avasthi also informs that the 6 capital D IPC. कैपिटल डी मतलब इससे क्या होगा, ताकि जो ऑर्डर लिखा जा रहा है उसके अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। Next para. The Sri Avasthi also informs that the investigation has now been transferred to the CID. When? On 20th April 2022. On 20th 20th April. April. Next para. The investigating agency, the present investigating agency is functioning under ADJ's CID. Sri GP Singh. Next para. Let the matter be taken up on the 12th of July for the ADG CID Sri GP Singh to file a reply. Next para. Petitioner is directed to make Sri GP Singh ADG CID as party, for which no separate application shall be required. Let the impleadment take place within 2 days, 2 working days. आपने यहाँ पर लास्ट लाइन में ऑब्जर्व किया होगा कि एडीजी सीआईडी जीपी साहू जी को इसमें पार्टी बनाया गया और कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई इसमें अलग से कोई एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर कहेंगे पिटिशनर का एक समय भी बचा है, क्योंकि अगर आप एडिशनल पार्टी बनाते हो किसी एग्जिस्टिंग रनिंग केस के अंदर तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, बट कोर्ट ने यहाँ पर एक्सप्रेसली इस फॉर्मेलिटी को भी जो है हटा दिया। तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि सीआरपीसी में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो किसी एडिशनल पर्सन को एज अ पार्टी बनाने के बारे में बातचीत है जो करते हैं, या सीआरपीसी में ऐसे कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो ये जानना एक्साइटेड रहता है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम थियोरेटिकल प्रोविजन को पढ़ते हैं और इस तरह की प्रैक्टिकल लिंकिंग वकालत को देखते हैं तो कहीं भी बहुत सारी बातें सीखने का हमें मौका मिलता है। एंड में इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि देखो ये हम सब लोगों के लिए एक वाकई में 21वीं सदी का सौभाग्य है। अगर सोचो इस तरह का लाइव स्ट्रीमिंग हमारे पास में यूट्यूब वगैरह पे नहीं होता तो शायद हम लोग ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व ना कर पाते या इससे कहीं की वंचित रह जाते। ठीक है, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड विद ड्यू रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस सी नागुल एंड द लर्नेड एडवोकेट्स एंड द एसपी सर कि हमें आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ओके, आपको ये लिंकिंग वकालत का सीरीज कैसा लगा, जहाँ पर हम लोग रियल टाइम फील्ड को थ्योरेटिकल की जो प्रोविजन है उसको साथ साथ समझने की एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो लेकर एफर्ट कर रहे हैं। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन ध्यान रखना हमें डिग्निटी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल एसपी सर का और लर्नेड एडवोकेट्स का कभी भी जो है इम्पीच नहीं करना है। थैंक यू सो मच।